हेलो स्टूडेंट्स, हम कोलाइडल सॉल्यूशन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे। दो मेथड यूज में लेते हैं जनरली, डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड, जिसमें से डिस्पर्जन मेथड हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कंडेंसेशन मेथड को डिटेल में देखेंगे। कंडेंसेशन मेथड में सबसे फर्स्ट है अत्यंत शीतलन से, मतलब कि कूलिंग इंक्रीज करके। अगर किसी भी सब्सटेंट का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, जैसे कि हमें वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो वाटर को हम काफ़ी ठंडा कर लेंगे। तो जब बर्फ़ बन जाएगा तो बर्फ़ के किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म या ईथर, इनमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो इस जलीय विलयन को बहुत ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने से वाटर मोलिकुलर आपस में जुड़ जाएंगे और बड़े साइज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, जिनका कि साइज कोलाइडल पार्टिकल्स के बराबर होगा। तो ये एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, विलायकों के विनिमय से। मतलब कि हम सॉल्वेंट को अगर एक्सचेंज कर देंगे तो भी हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आप सब जानते हो फिनोफ्थलीन क्या होता है। जब हम टाइट्रेशन करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, तो वहाँ पर हमें एक इंडिकेटर काम में लेते हैं, फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए उसका हम अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम फिनोफ्थलीन के अल्कोहलिक सॉल्यूशन में थोड़ी सी मात्रा में अगर हम वाटर डाल देंगे तो वो एक मिल्की लिक्विड बना लेता है, और इसी मिल्की लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसे ही जो थर्ड मेथड है, उसमें तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय पासिंग द वेपर ऑफ एन एलिमेंट इनटू ए लिक्विड। जैसे हमें मरकरी व सल्फर के कोलाइडल अगर सॉल्यूशन बनाने हैं, तो मरकरी वेपर को हम किसी भी स्टेबलाइजिंग एजेंट जैसे कि अमोनियम साल्ट या सिट्रेट की प्रेजेंस में ठंडे जल में अगर पास आउट करेंगे तो हमें मरकरी का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड में सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है डबल डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स उभय अपघटन द्वारा। इसका आपको एक रिएक्शन दी गई है कि आर्सेनिक ऑक्साइड है, इसके ठंडे जलीय विलयन में अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास आउट करवाते हैं, तो हमें आर्सेनिक सल्फाइड का जो पीले रंग का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। उसी प्रकार से पर्शियन ब्लू का कोलाइडल सॉल्यूशन हमें अगर बनाना है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला देंगे, तो हमें पर्शियन ब्लू एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन मेथड की। ऑक्सीडेशन मेथड में जनरली हम ये देखते हैं कि जब H2S गैस को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर, नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, इनमें अगर हम पास आउट करवाएं तो सल्फर का सोल हमें कोलाइडी विलयन मिलता है। ऐसे ही हम अगर बात करें रिडक्शन की, तो गोल्ड, सिल्वर, लेड, प्लेटिनम, इन सब के जो सोल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो रिडक्शन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन में शो किया गया है कि किस प्रकार से गोल्ड का सोल रिडक्शन के द्वारा प्राप्त किया गया है। लास्ट केमिकल मेथड है हाइड्रोलाइसिस, दैट मीन्स जल अपघटन। रिएक्शन में शो किया गया है कि फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन को जब हम हॉट बॉइलिंग वाटर में ड्रॉप करके डालते हैं, तो उसका जल अपघटन, दैट मीन्स हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और एक गहरे लाल रंग का फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, दैट मीन्स कोलाइडी सॉल्यूशन मिलता है। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
तो इस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर फॉर्म में नहीं होते। तो इनका प्योरीफिकेशन करने के लिए भी कुछ मेथड्स है, जैसे कि डायलाइसिस, जिसे कि अपोहन भी कहा जाता है। तो अपोहन में क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टलॉइड लेकर उसे हम पर्चमेंट पेपर से अगर डिफ्यूजन उसका करवाएंगे तो कोलॉइड उससे सेपरेट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अपोहन। अपोहन में क्या करते हैं कि जैसे हमने जांतव झिल्ली या चर्मपत्र, जिसे कि हम पर्चमेंट पेपर भी कहते हैं, में कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देते हैं। फिर उसको एक वाटर टैंक में लटका देते हैं और उस वाटर टैंक में हम एक इनलेट और एक आउटलेट लगा देते हैं। नीचे के तल में पानी एंटर करता है और ऊपर के में से निकलता है। तो इससे क्या होता है? डायलिसिस प्रोसेस फास्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में कोलाइड में जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो डिफ्यूज होकर बाहर चले जाते हैं और हमें प्योर सोल मिल जाता है। और इसी प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए अगर हम इसमें देखो, आपके डायग्राम में दिया गया है, अगर हम इसमें दोनों तरफ इस थैली के दोनों तरफ जो कि पर्चमेंट बैग है, पर्चमेंट पेपर से बना हुआ, इसके दोनों अगर हम इलेक्ट्रोड लगा दें, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दें और इलेक्ट्रिक करंट उसमें अगर फ्लो करवाएं, तो जो अपोजिट आयन है वो इलेक्ट्रोड्स की ओर तेजी से मूवमेंट करेंगे और जिससे क्या होगा? डिफ्यूजन की रेट और भी हाई हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए हैं तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोडायलिसिस भी कहते हैं। लेकिन इसमें जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज़ है उनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, जैसे कि शुगर, यूरिया आदि को हम इसमें से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बस जो विद्युत अपघट्य, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स वाली जो अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको ही सेपरेट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट मीन्स अति सूक्ष्म निस्यंदन। इसमें क्या होता है? अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर पर हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो कोलाइडल जो पार्टिकल है उनकी साइज़ की तुलना में फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उनकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है और कोलाइडल पार्टिकल्स उसमें से पास आउट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? फिल्टर पेपर को एसिटिक एसिड्स में बने कोलेडियन सॉल्यूशन में जब हम इम्प्रेगनेट करवा देते हैं तो इन पोर्स का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है और इस प्रकार से जो फिल्टर पेपर मिलते हैं उनको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्टर्स। इन अल्ट्रा फिल्टर्स से अगर हम छानेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को तो डिस्पर्जन मीडियम और ट्रू सॉल्यूशन, उनके कण तो निकल जाएंगे लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार डिस्पर्जन मीडियम और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को कोलाइड से सेपरेट करने के इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर पंप लगा दें, फिल्टर पंप, तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उनको प्योरीफाई किया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हेट्रोजीनस नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेजेस पाई जाती है, एक तो होती है डिस्पर्जन फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो इसलिए इस सिस्टम को टू फेज सिस्टम भी कहते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में होमोजीनस कैरेक्टर होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस, दैट मीन्स विषमांग नेचर का होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है फिल्टरेबिलिटी की। कोलाइडल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से तो पास आउट हो जाते हैं लेकिन ये
चर्मपत्र या जांतव झिल्ली जिसे कि पर्चमेंट पेपर्स कहते हैं उससे पास आउट नहीं होता, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। कोलाइडल सॉल्यूशन अधिकांश कलर्ड होते हैं, रंगीन नेचर के होते हैं, रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि एक ही सॉल कई रंग दिखा सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल की साइज क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड सोल की, गोल्ड सोल में अगर पार्टिकल बहुत छोटी साइज के हैं, सूक्ष्म हैं, तो वो रेड दिखाई देगा, लेकिन अगर पार्टिकल की साइज अगर थोड़ी बड़ी होगी तो गोल्ड सोल ब्लू दिखाई देगा। उसी प्रकार से अगर सल्फर सोल की बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट में कलरलेस हल्का येलो या डार्क येलो दिखाई देता है, लेकिन जब इसे ट्रांसमिटेड लाइट में देखा जाता है तो ये रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वाष्प दाब, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, द्रवणांक में अवनमन। ठीक है, तो ये सब क्या है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। और हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल्स की संख्या है वो ट्रू सॉल्यूशन से कम होती है। तो इसलिए इनका जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव वो सिर्फ परासरण दाब, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। और इसी से कोलाइडल सॉल्यूशन का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, और जिसमें टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव, जो कि आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी लाइट की रे को डार्क रूम में रखे किसी भी होमोजीनियस सॉल्यूशन से या ट्रू सॉल्यूशन से अगर हम पास आउट करेंगे तो उस किरण पुंज की डायरेक्शन में हमें लाइट दिखाई देगी, लेकिन अगर हम उस किरण पुंज के डायरेक्शन के अगर राइट एंगल पे देखें तो हमें अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन यदि हम इस लाइट रे को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन से पास आउट करें अंधेरे कमरे में तो हमें उस डायरेक्शन के राइट एंगल में भी लाइट दिखाई देती है, और पूरा जो उसका पाथ है वो लाइट के डिस्पर्जन की वजह से बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। इस इफेक्ट को सबसे पहले फेराडे ने देखा था और उसको एक्सटेंड स्टडी की थी टिंडल ने, इसलिए इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। डिस्पर्स जो लाइट है वो बहुत ही शाइनिंग होती है और एक कोन की तरह दिखाई देती है, जिसे कि टिंडल कोन कहा जाता है, जो कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। ट्रू सॉल्यूशन ये इफेक्ट नहीं दर्शाते, इसलिए इन्हें ऑप्टिकली वॉइड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। कोई भी सोल टिंडल इफेक्ट सिर्फ दो कंडीशन में शो कर सकता है, जबकि जो डिस्पर्स पार्टिकल्स है उनका जो व्यास है वो जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफ़ी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और इन कंडीशन को लायोफोबिक सोल दैट मीन्स द्रव विरोधी सोल ही फॉलो करते हैं, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक प्रॉपर्टी, जिसे ब्राउनियन मोमेंट भी कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राउनियन मोशन को समझाइए। एक बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन,
उन्होंने पोलन ग्रेन को जब जल में डाला, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने देखा कि जो पोलन ग्रेन है वो रैंडम पाथ पे इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। और जब कुछ समय बाद कोलाइडल सॉल्यूशन पर भी ये स्टडी की गई, तो उन्होंने देखा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कि ये भी पोलन ग्रेन की तरह ही इनडेफिनेट वेलोसिटी से अनिश्चित पथ पर गति करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स की डिस्पर्जन मीडियम में इस प्रकार की अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनिंग गति इसके जो खोज करने वाले हैं उनके नाम पर कहा गया। और इसके पीछे जो ब्राउनियन मोशन है, इसके पीछे की जो थ्योरी है वो है केटीजी, काइनेटिक गैस थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल सीधी रेखा में गति करता रहता है जब तक कि वो किसी दूसरे पार्टिकल से नहीं टकरा जाता। तो आपको यहाँ पे ब्राउनियन मोशन शो किया गया है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता जाता है, असमान टकराव की संख्या घटती जाती है। इसलिए सस्पेंशन में कोलाइडल पार्टिकल्स की तुलना में ये टक्कर कम हो जाती है और ये इफेक्ट न्यूट्रल हो जाता है और उनमें ब्राउनियन मोशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसे कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन कहते हैं।